नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है बक्सर का युद्ध। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लासी का युद्ध और उसमें यह देखा था कि अंग्रेज जो है किस तरह से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराता है और बंगाल पर अपना प्रभुत्व को प्रारंभ करता है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से प्लासी के युद्ध के बारे में देखें, उसके बाद आप यह वीडियो देखें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बक्सर का युद्ध। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्लासी का युद्ध जो है वह अंग्रेजों का एक षड्यंत्रकारी युद्ध का परिणाम था और षड्यंत्र के जरिए ही अंग्रेज जो है वह सिराजुद्दौला को हराता है और उन्होंने अपने षड्यंत्र में वैसे लोगों को सम्मिलित करता है जो कि सिराजुद्दौला के खास व्यक्ति थे। जैसे उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करता है। उन्होंने सिराजुद्दौला की अपनी मौसी को षड्यंत्र जिसे घसीटी बेगम नाम है उसको सम्मिलित करता है। उन्होंने राय दुर्लभ जैसे सेठ अमीन चंद जैसे जगत सेठ जैसे धनी व्यापारियों को अपने सहयोग में सम्मिलित करता है और उन्हें अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करके जो है अंग्रेजों को सिराजुद्दौला को जो है वह प्लासी के युद्ध में पराजित करता है। तो अंग्रेजों जो षड्यंत्र जो किया था इन लोगों से, तो उनमें अंग्रेजों ने यह वादा किया था मीर जाफर को कि यदि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाए या उन्हें पराजित कर दिया जाए तो आने वाले नवाब आपको बनाया जाएगा। मीर जाफर इससे काफ़ी प्रसन्न थे और वह अपने आप को बंगाल के नवाब के रूप में देखना चाहते थे और यही वह वजह थी कि उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अंग्रेजों ने अपने वादे को पूरा किया और सिराजुद्दौला जैसे ही प्लासी के युद्ध में पराजित होता है तो ठीक उसके 7 दिन बाद यानी कि 30 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाता है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है, तो वह मीर जाफर को बनाया जाता है। और चूंकि संधि भी यही हुई थी अंग्रेजों से कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अब मीर जाफर को जैसे ही बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो मीर जाफर ने अंग्रेजों के प्रति अपनी सहानुभूति को दिखाने के लिए यानी कि अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को जो है वह 24 फरगना की जमींदारी प्रदान करता है। अंग्रेजों को क्या करता है, 24 फरगना की जमींदारी प्रदान करता है और 37 लाख पौंड की राशि जो है 37 लाख पौंड की राशि वह अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाना में भी देता है कि अंग्रेज जो है उनके प्रति वफादार बना रहे। लेकिन अंग्रेजों की लालच इतनी बढ़ गई थी कि वह इतनी रकम से भी खुश होने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो ध्यान था वह बंगाल के नवाबों के सरकारी खजाना की ओर था। और धीरे धीरे करके अंग्रेज इतने लालची हो गए कि मीर जाफर जो है वह अंग्रेजों को इस लालच की आवश्यकता को पूर्ति करने में असफल साबित हो रहे थे और कहीं न कहीं ये मन ही मन पछता रहे थे, क्योंकि इनके सरकारी खजाने में जो शेष रकम थी वह धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर थी। इसी कलाक्रम के दरमियान में मीर जाफर के जो पुत्र उनका नाम था मीरन, इसकी मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर के पुत्र मीरन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मीरन की मृत्यु हो जाती है बंगाल में नवाब पद के लिए उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इस उत्तराधिकार युद्ध में एक व्यक्ति आता है और वह विजय होता है जिसका नाम है मीर कासिम उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होता है और इसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है।
अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है? तो 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम जो है वह अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था और यह भी अंग्रेजों के चाल को भली भांति समझते थे और अंग्रेजी की कूटनीति के बारे में भी यह भली भांति परिचित थे। तत्पश्चात इन्होंने अपने आप को अंग्रेजों की गतिविधि से दूर रखने के लिए बहुत सारे कार्य किए और इनका यह प्रयास था कि हम बंगाल को जो है फिर से अंग्रेजों के चंगुल से बाहर निकाले और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करें। इसके लिए इन्होंने निम्न कार्य किए। प्रथम कार्य इन्होंने क्या किया? राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। मुर्शिदाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया? मुंगेर। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये पूछे गए हैं कई सारे पीसीएस एग्जामों में या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो वह था मीर कासिम। तो मीर कासिम ने पहला काम यही किया कि उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थानांतरित की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि अंग्रेज जो है उनकी गतिविधियों से दूर रहे और उनकी गतिविधियों पर अंग्रेज जो है नजर नहीं रख पाए और वह उनके कार्य क्षेत्र में बाधा ना डाले। तो पहला कार्य इन्होंने यही किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। दूसरा कार्य इन्होंने किया कि अपने सैनिकों को इन्होंने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। इनके जो सैनिक थे इन्होंने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू किया। इन्होंने यूरोपीय अस्त्र शस्त्र से अपने सैनिकों को लैस करना शुरू किया ताकि अगर युद्ध हो तो इनके सैनिक भी अंग्रेजों के सैनिकों का डट कर मुकाबला कर सके। तीसरा इन्होंने जो कार्य किया कि फर्रुखसियार द्वारा जो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया गया था, तो अंग्रेज जो है उस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और इसकी चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। तो अंग्रेज जो है फर्रुखसियार द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, तो इन्होंने इन दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने क्या किया कि इन्होंने बंगाल से आंतरिक चुंगी या इसी को कर भी कर सकते हैं, आंतरिक चुंगी को बंगाल से जो है वो समाप्त कर दिया, जिसका सीधे लाभ बंगाल के निजी व्यापारियों को मिलने लगा और अंग्रेज को इसका हानि होने लगा। अब मीर कासिम द्वारा किए गए ये सभी कार्य अंग्रेजों को रास नहीं आया और अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार के अवहेलना के तौर पर लिया। तो अब बारी था कि अंग्रेज अब ठोस कदम उठाने की। तो अंग्रेज ने ठोस कदम उठाते हुए मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देता है और पुनः मीर जाफर को 1763 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा कि पहले मीर जाफर आता है बंगाल का नवाब 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, फिर उसके बाद मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बनते हैं, लेकिन फिर मीर जाफर को ही 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम जो है वह अंदर ही अंदर इस घुटन से घुट रहे थे कि हमें फिर से बंगाल का नवाब बनना है और हमें फिर से बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। इन्होंने मीर कासिम ने इस दृष्टिकोण से जो है एक सैन्य गठबंधन का निर्माण करता है। इन्होंने क्या करता है? एक सैन्य गठबंधन, अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए एक सैन्य गठबंधन बनाता है। क्या बनाता है? मीर कासिम इनके द्वारा एक सैन्य गठबंधन बनाया जाता है और इस सैन्य गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? तो पहले तो हो गए मीर कासिम, दूसरे थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय
और तीसरे जो थे वह थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। ये तीनों मिलकर के जो है एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए, ताकि अंग्रेज जो है वह भारत छोड़कर चला जाए। परिणाम यह होता है कि एक युद्ध की रणनीति की जाती है और वही युद्ध जो है वह कहलाता है बक्सर का युद्ध। अब हम जानेंगे बक्सर का युद्ध के बारे में। तो देखिए बक्सर का युद्ध में किस तरह से घटनाएं घटित होती है, काफी अचंभित युद्ध है यह भी बक्सर का युद्ध। तो सबसे पहले अगर हम बक्सर के युद्ध की शुरुआत की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को यह प्रारंभ होता है। पूछे जाते प्रश्न में कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। अगर प्लासी के युद्ध या बात करें तो 23 जून 1757 को। अब बक्सर के युद्ध में अगर प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें से सबसे पहले जो है वह सैन्य गठबंधन से पूछे जाते हैं कि बक्सर के युद्ध में कौन कौन से शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे, सबसे पहले मीर कासिम, जिसे कि बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया था। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और तीसरा हम बात करें तो अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला। ये तीनों ने मिलकर के सैन्य गठबंधन किया और बक्सर के युद्ध में भाग लिया। अगर हम अंग्रेजों की तरफ से सैन्य गठबंधन का बात करें, अंग्रेज की तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेनापति सर हेक्टर मुनरो को सौंपा। तो पूछा जाता है प्रश्न कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था, तो सर हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। यह काफी कुशल और योग्य सैनिक थे। तीसरा अगर हम बात करें तो इसका परिणाम क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए। तो बक्सर के युद्ध के परिणाम तो सबसे पहला परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज विजय हुए। क्या हुए, अंग्रेज विजय हुए और सैन्य गठबंधनों की क्या हुई, हार हुई, मतलब कि यह हार गए। दूसरा परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज जो है वह अपने आप को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह दूसरा परिणाम था। तीसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वह था इलाहाबाद की संधि। ये तीन मुख्य रूप से परिणाम हुए। अब हम बात करते हैं कि पहला तो था कि अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हुई, दूसरा है कि अखिल भारतीय शक्ति के रूप में जो है यह अंग्रेजी शक्ति जो स्थापित हुई। अगर हम प्लासी की बात करें, प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो था उन्होंने अंग्रेजों के प्रभुत्व को आरंभ किया था। मतलब यह एक जो था षड्यंत्रकारी युद्ध था और यह अंग्रेजों की विजय का बीज रोपण मात्र था। लेकिन प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज ने अपने युद्ध कौशल का परिचय नहीं दिया था। उस युद्ध में उन्होंने अपने षड्यंत्र का परिचय दिया था। लेकिन बक्सर का युद्ध की अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से अंग्रेजों के युद्ध कौशल का परिणाम था।
इस युद्ध में अंग्रेजों ने दिखा दिया कि अंग्रेजी सेना युद्ध कौशल में भी कितनी आगे है और उसके सामने भारतीय सेना कुछ भी नहीं है। तो बक्सर का युद्ध जो था वो अंग्रेजों की पूरी तरह युद्ध कौशल पर विजय किया हुआ था। दूसरी अगर हम बात करें तो पलासी का जो युद्ध था, उस युद्ध में अंग्रेजों जो है अपनी शक्ति का आरंभ किया। उस युद्ध में जो अंग्रेज ने दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, मतलब वो अपना आरंभ किया। लेकिन बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज की विजय ने पूरे भारत में अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया और सभी को यह पता चल गया कि अंग्रेजों को हराना मुश्किल है। तो यह था हमारा बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध में मुख्य मुख्य बातें। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट इसके परिणाम जो थे इलाहाबाद की संधि। काफी इंपॉर्टेंट है और यह टॉपिक ऐसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक दो प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से भाग 1 को भी देखें और इसे भी देखें, बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो अब इलाहाबाद की संधि, जैसे ही बक्सर का युद्ध में हम जानते हैं कि 3 तरह के त्रिगुट बनाया गया था भारतीयों की तरफ, भारतीय राजाओं की तरफ से। पहला मीर कासिम, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तो मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्हें जैसे ही उनकी हार होती है तो वह अंग्रेजों द्वारा इलाहाबाद की संधि करने पे मजबूर होते हैं और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि की जाती है। किसके बीच की जाती है? तो यह संधि जो है वह अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाते हैं प्रश्न। पहले प्रश्न तो पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब की गई थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की गई थी। दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अगर अंग्रेज की हम बात करें तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है उनका बंगाल में वापसी हो गया था। तो यह संधि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अब इस संधि में कौन कौन सी शर्त को रखा गया था, कौन कौन से शर्त रखे गए थे? तो इस संधि के जो शर्त थे, पहला शर्त यह था, पहला जो शर्त था इसमें जो बात कही गई है कि शाह आलम द्वितीय जो है वह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, यानी कि उसने अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि शाह आलम द्वितीय जो है वह अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी एवं सूबेदारी प्रदान किया। दूसरा पॉइंट यह था कि शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार की दीवानी प्रदान किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा किस संधि के तहत? तो इलाहाबाद की संधि के तहत। और यह जो दीवानी प्रदान की गई थी अंग्रेजों को, इसके लिए जो है वह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पर तय की गई थी। मतलब कि इस दीवानी के बदले में
अंग्रेज जो है वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक प्रदान करेगा। अब ये दीवानी थी क्या और सूबेदारी थी क्या? तो दीवानी की अगर हम बात करें तो दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूली। राजस्व वसूली मतलब राजस्व वसूली को ही दीवानी कहा जाता था, और जो इसकी कार्य करते थे उस व्यक्ति को दीवान कहा जाता था। तो दीवानी का मतलब हो गया राजस्व वसूली। मतलब इसका है कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो राजस्व वसूली होगी वह अब अंग्रेज करेंगे, और शाह आलम द्वितीय को वार्षिक रुपये में 26 लाख प्रदान करेंगे। तो यह थे राजस्व वसूली, और इनके लिए उन्होंने राजस्व वसूली करने के लिए अंग्रेज जो है वह 3 उप दीवान को नियुक्त किया। 3 उप दीवान को नियुक्त किया। किसमें किसमें? तो पहला हमारा कौन था? बंगाल। बंगाल के लिए जो उप दीवान नियुक्त किया वह था मोहम्मद रजा खान। बंगाल के लिए जो इन्होंने उप दीवान नियुक्त किया वह थे मोहम्मद रजा खान। क्योंकि इसको हम ऊपर लिखते हैं, नीचे आई होप दिख रहा होगा या नहीं। तो दीवानी की अगर हम बात करें तो 3 राज्य बंगाल, तो बंगाल के लिए दीवानी वसूलने के लिए जो अंग्रेज जो है वह किसको सौंपा? मोहम्मद रजा खान को। बिहार के लिए दीवानी वसूलने के लिए अंग्रेजों ने किसे उप दीवान बनाया? तो वह था राजा सितौब राय। VVI प्रश्न ये करीब अभी तक के बीपीएससी एग्जामों में करीब 10 से 12 बार यह प्रश्न पूछे गए होंगे कि इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों ने बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया? तो यह राजा सितौब राय। क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो ये आपके बिहार संबंधित सभी एग्जाम के लिए या आपके जानने के लिए योग्य बात है। तीसरा अगर बात करें उड़ीसा, तो उड़ीसा के लिए उन्होंने जो उप दीवान नियुक्त किया उनका नाम था राय दुर्लभ। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है कि बंगाल के लिए उप दीवान का कार्य मोहम्मद राजा खान को सौंपा गया, बिहार के लिए उप दीवान का कार्य राजा सितौब राय को सौंपा गया, और उड़ीसा के लिए उप दीवान का कार्य राय दुर्लभ को सौंपा गया। तो हम बात कर रहे थे दीवानी की। तो दीवानी का अर्थात क्या मतलब होता है? राजस्व वसूली। अगर हम सूबेदारी की बात करें, सूबेदारी या इसी को निजामत भी बोला जाता है। निजामत, सूबेदारी का मतलब होता है फौज व्यवस्था या कानून व्यवस्था। या इसी को हम लोग फौजदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो सूबेदारी के लिए जो है वह अंग्रेज ने किसे नियुक्त किया? तो सूबेदारी के लिए अंग्रेज जो है वह मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया। तो अंग्रेजों ने सूबेदारी के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया, और दीवानी के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में राजा सितौब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। अब जो है यही जो है इलाहाबाद की संधि की बातें की गई थी। अब धीरे धीरे अंग्रेज जो है वह बंगाल पे अपना आधिपत्य आरंभ कर लिया गया, क्योंकि अब उसके पास दोनों का अधिकार आ गया, दीवानी की भी और सूबेदारी की भी। मतलब अब अंग्रेज जो है वह बंगाल, उड़ीसा, बिहार मतलब भारत के एक बड़े भूभाग पर राजस्व और कानून दोनों व्यवस्था का संचालन करने लगा। अब परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ किया। द्वैध शासन का अब हम बात करेंगे द्वैध शासन। द्वैध शासन का अगर यहाँ पे हम अर्थ देखेंगे तो द्वैध शासन अर्थात दीवानी प्लस सूबेदारी, यह दोनों का कार्य जो है प्रारंभ किया, द्वैध को
करना द्वैत शासन कहलाता है। क्योंकि जैसे ही दीवानी और सूबेदारी का अंग्रेजों के पास आया तो अंग्रेज जो है वह अधिक से अधिक सूबेदारी दीवानी वसूलने लगे, अधिक से अधिक राजस्व वसूली का कार्य करने लगे, जिससे बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, अंग्रेज जो है वो अपने अधिक से अधिक अपने हित के बारे में सोचने लगे। वहाँ के कृषक मजदूर जो भी थे उनसे अधिक से अधिक राजस्व वसूली का कार्य किया जाने लगा। तो द्वैत शासन का प्रारंभ कब किया गया? क्योंकि 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई, तो इसकी अगर प्रारंभ पूछा जाए तो द्वैत शासन का प्रारंभ 1765 में किया गया और यह कब तक रहा? तो 1772 तक रहा। तो द्वैत शासन का कार्यकाल हमारा क्या है? 1765 से 72। इसका प्रारंभ कौन किया? तो प्रारंभ जो है वह उस समय जो गवर्नर थे बंगाल के, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की हम थोड़ी सी चर्चा कर ले तो रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसे अंग्रेजी गवर्नर थे, अंग्रेजी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ किया या नींव रखा। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक भी कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध कौशल में भी काफी निपुण थे, इसलिए इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता है। तो हम द्वैत शासन की बात कर रहे थे। द्वैत शासन का प्रारंभ 1765 में हुआ और यह कब तक बंगाल में लागू रहा? 1772 तक रहा। द्वैत शासन को कौन प्रारंभ किया? तो वह रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया। तो जैसे ही द्वैत शासन जो है वह बंगाल में लागू हुआ तो अंग्रेज अधिक से अधिक राजस्व वसूली का कार्य करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा और यह अकाल इतनी जबरदस्त अकाल पड़ी, इतनी भयंकर अकाल पड़ी कि ऐसा माना जाता है कि आधी आबादी भूखमरी का शिकार हो गए थे और न जाने कितने लोगों की भूखमरी से जाने गई थी। तो इसका परिणाम जो था वह 1770 में बंगाल में भीषण अकाल था। इसकी जब अकाल बंगाल में पड़ा तो इसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में होने लगी और ब्रिटिश संसद में कई सारे जो प्रतिनिधि थे वह इसकी आलोचना करने लगा और कई सारे लोग जो है वह भारत में अंग्रेजों की जो भारत में यूरोपीय कंपनी का जो शासन था उनकी बुराइयां करने लगी कि अंग्रेज जो है वह भारत को किस तरह से परेशान कर रहा है, वहाँ के लोगों को किस तरह से लूट रहा है। तत्पश्चात 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के रूप में आते हैं और जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं इन्होंने 1772 ईस्वी में जो है क्या करता है? द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। तो याद रखिएगा कि द्वैत शासन को प्रारंभ कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर द्वैत शासन को समाप्त कौन किया था तो वह कौन किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो यह था हमारा बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैत शासन और उनके परिणाम। अब हमारा यह जो है बंगाल की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों का बंगाल का युद्ध और अंग्रेजों का बंगाल पर विजय टॉपिक समाप्त हो गया। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह है कि किस तरह से अंग्रेजों ने अन्य राज्यों को जीता, कैसे षड्यंत्र किए, कौन कौन से रणनीति अपनाए, कौन कौन से कूटनीतिज्ञ का सहारा लिया और किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे करके भारत के एक से अधिक भू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य को प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम देखें कि अंग्रेज जो है वह बंगाल पे अपना आधिपत्य प्रारंभ कर लिया। धीरे धीरे हम अन्य राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया। तो इन सारे चर्चा हम करेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेज जो है वह धीरे धीरे करके एक से अधिक राज्यों पर अपना आधिपत्य प्रारंभ करता है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक्स जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं विकास कुमार आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।